हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टीएच क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं और 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं। यहां पर जो सवाल है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 2023 के सवाल हैं। इस क्लास में मैं आप लोगों को 50 मैथ के क्वेश्चन का टेस्ट लगवाऊँगा। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी टेस्ट सीरीज बढ़ेगा। हम आपको 100 नंबर का भी टेस्ट सीरीज लगवाएंगे। सबसे पहले आप टेस्ट लगाएंगे अभी मेरे साथ साथ, और अपना आप लास्ट में कमेंट करेंगे कि 50 मैथ के प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न का जवाब आता था। जितना आप सही कर पाएंगे उसका कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास शुरू करने से पहले या फिर टेस्ट लगाने से पहले हमें बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए ताकि और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, वो भी देख सके किस प्रकार से आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज का टेस्ट। यहाँ पर सबसे पहला सवाल लेते हैं। एक सवाल देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया कहता यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 है मीटर है तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, आखिर पहिए किस प्रकार से दूरी तय करते हैं। किसी भी पहिया जो होता है, कोई पहिया जो है वो वृत्ताकार होता है। अब एक वृत्ताकार पहिया एक चक्कर घूमेगा तो वो उसकी दूरी होगी। तो एक चक्कर घूमेगा, इसका मतलब कहने का है कि एक वृत्त की परिधि जितनी होगी उतना पहिया एक चक्कर में दूरी तय करेगा। तो वृत्त की परिधि का जो फार्मूला है वो क्या होता है, 2πr। अब 2πr है इसकी, तो इसका फार्मूला, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 और r का वैल्यू दिए रखा है 35/44। अब ध्यान से देखिएगा, ये 22 दूनी 44 और ये 44 कैंसिल हो गया, ये 7×5 = 35 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो है एक चक्कर में परिधि जो आया वो आ रहा है आपका कितना, 5 मीटर। अब कह रहा है 2 चक्कर में, तो 5 को 2 से गुना कर दीजिए तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो ये था राइट आंसर। आप लोगों ने आंसर क्या कमेंट किया था, अगर आप लोग को आता तो फट से आप पहले कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला जो सवाल है उसको लेते हैं। अगला सवाल देखिए, 2 नंबर कह रहा है कि यदि केंद्र और त्रिज्या r वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा तो चाप AB की लंबाई बराबर है। ये सवाल जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का है, जिसमें हम लोग वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले किसी भी वृत्त में केंद्र को छोड़ते हुए अगर एक रेखा एक छोर से दूसरे छोर को मिलाती है तो इस रेखा को जीवा कहते हैं, और जीवा का जो ये भाग है इसको हम लोग चाप कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये भी एक क्या है, एक परिधि है और परिधि का ये भाग है। तो परिधि जो है वो होता है 2πr। किसी कोण पर अगर कटे तो 2πr थीटा बटे टोटल कोण कितना होता है, 360 डिग्री। वृत्ताकार एक चक्कर लगाने पर 360 डिग्री कोण बनता है, तो 2πr θ/360। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 180 बार में, तो कितना हो गया, πr θ/180। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एक 8 सेमी त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेमी त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। जब भी किसी घनाभ गोला से किसी और गोला को काटा जाता है तो इस तरह के सवालों में आप याद रखेंगे, हम जो है दिया हुआ उसका आयतन और जो जिसमें काटा जा रहा है उसके आयतन से उसमें भाग कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम 8 सेमी त्रिज्या का आयतन निकालते हैं तो क्या होता है, 4/3 πr3, और इसका भी क्या होगा, 4/3 πr3। कॉमन है 4/3 पाई कैंसिल हो गया, r3 है तो 8 सेमी का r3 करेंगे तो कितना होगा, 512, और 1 का करेंगे तो 1 ही होगा। 1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 512 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेमी और इसकी ऊंचाई 12 सेमी है, शंकु का आयतन क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, 5 सेमी है। अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, करिएगा, मतलब आपको सॉल्यूशन दिखा रहे हैं कैसे बनाएंगे। ऊंचाई दे रखा है कितना, 12 सेमी,
और यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है, तो शंकु का जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू नहीं लेना है, पाई है। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और एच दिया है 12, ये 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, तो 25 चौका कितना हो गया 100 और इसके साथ में पाई है। तो 100 पाई सेमी क्यूब कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ पर देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 100 पाई सेमी क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। करा एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेमी और आंतरिक त्रिज्या 3 सेमी है। यदि इसकी लंबाई 10 सेमी हो तो धातु का आयतन क्या होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 4 सेमी का स्क्वायर 3 सेमी का स्क्वायर करेंगे तो 16 में घटा दीजिए 9 और गुना कर दीजिए इसकी ऊंचाई से 10 से, तो कितना होगा 16 में 9 घटेगा बचेगा 7, तो 70 हो गया। और यहाँ पाई का वैल्यू भी रखना है, 70 गुना क्या हो जाएगा 22/7, तो 7 दें 70 कट गया, यानी 220 सेमी क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है वो 6। कह रहा है एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। देखिए शंकु और बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे उस चीज़ को देखिए, शंकु और बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है, यानी पाई आर एल बराबर 2 पाई आर एच ये होता है। ये पाई आर क्या हो कैंसिल हो गया, यानी एल जो है वो किसके बराबर है तो 2h के बराबर है। अब बेलन की ऊंचाई जो है वो है 2, तो 2 से गुणा करिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या एक बार पढ़ लीजिए। कहता है यदि किसी घन का आयतन 125 सेमी क्यूब है तो घन के किनारे और घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा। देखिएगा घन का किनारा जो है आयतन है इतना, तो घन का किनारा होगा 5 सेमी, ये 5 सेमी का होल क्यों करेंगे 125 आएगा। और विकर्ण क्या होता है तो √3 इंटू भुजा, तो √3 इंटू 5। घन का किनारा घन के विकर्ण का आयतन, ये 5 कैंसिल हो गया, तो 1:√3 आएगा, यानी 1:√3 आएगा। तो 1:√3 जो ऑप्शन नंबर ये है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल देखिए है, अगला सवाल क्या है आपके सामने वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेमी स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखना है आपको कि 3 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 462। सबसे पहले इसको हम 22 से कटा सकते हैं, 22 दूनी 44 और 22 से कम 22 21 आएगा। हम इसको 7 से गुना करेंगे, इससे पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 या 21, 3 बार में ये कैंसिल हो गया, सॉरी 7 बार में, तो 7 गुना 7 हो गया, यानी आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुना 7, तो आर का वैल्यू यहाँ से आ गया 7। हमसे पूछा जा रहा है उसका व्यास क्या होगा, तो त्रिज्या अगर 7 निकला है तो हमको व्यास पता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, 7 दूनी 14 सेमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमको पता है कि बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो हम लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर मतलब 2 का तो 4 और ऊंचाई है 5, फिर पाई गुना 9 गुना 3। अब देखिए ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया कितना 4 पंचे 20 और 9 तिया 27, तो 20 अनुपात आया कितना 27। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करा यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। किसी गोले की त्रिज्या अगर 3 गुनी होती है तो आयतन जो है, अगर ऐसा मान लीजिए किसी गोले की त्रिज्या को अगर हम के गुना करते हैं तो उसका आयतन जो है के क्यूब गुना हो जाएगा। मतलब उसकी त्रिज्या जो है 3 गुनी है तो आयतन हो जाएगा 3 का होल क्यूब। तो 3 का होल क्यूब कितना होगा 27। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कह रहा है कि 1 माइनस साइन पावर 4 थीटा किसके इक्वल है। तो 1 माइनस को हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू होगा ए माइनस बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है बराबर क्या आता है कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करा त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर 2 बिंदु हैं तथा एक्स वाई समांतर बी सी। यदि ए एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2:3 तो ए वाई अनुपात वाई सी का मान होगा। कैसे बनाएंगे सो देखिए। करा त्रिभुज ए बी सी है, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। ए बी सी अब कह रहा है कि एक्स व कसम भुजाएं ए बी और ए सी पर। ए बी और ए सी जो है इस पर 2 बिंदु एक्स वाई और एक्स वाई समांतर बी सी है। अब कह रहा है ए एक्स अनुपात बी सी यानी ये 2:3 जो है, तो ए वाई अनुपात वाई सी क्या होगा। तो हमको पता है जब ये जो परिमेय है वो थेल्स परिमेय पहला है, कहता है कि एक किसी त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी ए एक्स बाई हम लिख सकते हैं एक्स बी बराबर ए वाई बटे वाई सी। तो ये है 2:3 ए वाई बटे एक्स वाई, यानी इसका भी जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 2:3 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे भी है दोनों का इसको इक्वल होता है तो इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 करा 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। ये बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना। इस तरह जब भी सवाल दिया रहे तो सबसे पहले इसका वर्गमूल कर दीजिएगा। तो 121 का वर्गमूल कितना होगा 11 और 64 का होगा 8। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 14 में कहता है 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेमी और 20 सेमी है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेमी हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी। समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेमी और 20 सेमी है। पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेमी है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी। 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेमी और 20 सेमी है। यदि पहली त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेमी हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी। ये बात आपसे पूछा जा रहा है।
समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती हैं। अब दो त्रिभुज हम मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी है और एक है पी क्यू आर। हमसे पूछा जा रहा ए बी बटे पी क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 30/20 सेमी। ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 18 सेमी और पी क्यू का वैल्यू हमको नहीं पता, निकालने के लिए कहा जा रहा है, और ये निकला 3/2। ये 3 से कट गया, 3 छक 18, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छक कितना होगा? 12 सेमी हो जाएगा। तो पी क्यू का वैल्यू कितना आया? 12 सेमी आया। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेमी स्क्वायर है, तो इसकी भुजा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो हो गया 36√3 सेमी स्क्वायर। √3 कैंसिल हो गया। भुजा स्क्वायर निकालेंगे तो 6 और 2 12 सेमी हो जाएगा। देखिए 36 का वर्गमूल 4 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। 36 का वर्गमूल 6 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 आएगा, तो 6 दूनी 12 सेमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये बहुत ही 2 अगर इस प्रकार से वृत्त हैं तो यहाँ पर एक ही स्पर्श रेखा खिंचाया जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 17 का था एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेमी है, यदि वो वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई ज्ञात करें। तो OP की लंबाई कितनी होगी, इस चीज़ को पूछा जा रहा है। एक वृत्त है, ये जो है स्पर्श रेखा की लंबाई 24 दिया हुआ है, ये दिया है 7 सेमी। हमको क्या निकालने का रहा है? तो वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई O है, यहाँ P है और ये T है। तो कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। 24 का स्क्वायर जो है 576 प्लस 49 टोटल हो जाएगा 625, और 625 का जो वर्गमूल है वो कितना आता है? 25 सेमी आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए 18 नंबर का रहा कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेमी है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई है। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेमी है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श लंबाई क्या होगी? देखिए किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ हमेशा बराबर होती हैं, तो दूसरी की भी लंबाई जो है वो 17 सेमी ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या करा है? यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ नहीं करना है, 7 सेमी त्रिज्या का जो है उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहले। तो क्षेत्रफल कितना है? वो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुना 7 गुना 7, ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, 22 7 154, और उसमें से 14 घटा दीजिए लघु वृत्तखंड का, तो 0 4 1 140 वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, इसका व्यास क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर दे रखा है कितना? 154। अब देखिए ध्यान से, पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154। 22 सत्य होता है 154,
7 गुना 7 करेंगे तो 7 49 और 49 का वर्गमूल 7 आएगा। तो जो त्रिज्या है वो कितना निकला 7 से, में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, आप लोग चैनल के साथ हमेशा बने रहिए। आपको हम एग्ज़ाम तक रेगुलर क्लास देंगे, लेकिन हाँ, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट इसको पढ़ सके, और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, करा दी पी एक्स बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x 5 है। qx और x² प्लस 2x प्लस से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है। भागफल का घात क्या होगा, देखिए ये इसी से पता करेंगे। यहाँ पे अधिकतम पावर है 3 और यहाँ पे कितना 2 है, तो इसका जो अंतर है वो कितना का है। देखिए 3 - 2 करिए बराबर आएगा 1, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। उसे देखिए 22 नंबर से कहता है बहुपद gx बराबर 3x² - 7 हो तो -g1 का मान क्या होगा। यानी जहाँ x -1 रखिए तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे रखेंगे तो होगा +7 + 2, तो 7 3 10 और 2 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 23 का चारों ऑप्शन आप पहले देख लीजिए थोड़ा। लास्ट में जो है इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए इसका किस प्रकार, x² - 16 के शून्यक हम जानते हैं x बराबर होता है ±√16, जिसका होगा ±4, तो +-4, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल लेते हैं। 24 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो 4 × अल्फ़ा + बीटा का मान क्या होगा। हम फार्मूला जानते हैं अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ -3 है तो माइनस में +3/a का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है। x² गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, इस चीज़ को देखिएगा। तो वही 1 लिखेंगे यानी कि 3 आएगा। और यहाँ पर दिया है 4 × अल्फ़ा + बीटा 3, तो 4 × 12 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, इसका आंसर आप टिक नहीं किए, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा 12। यदि बहुपद x² - 9x + 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का वैल्यू याद करें। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है c/a। किसके लिए, तो जब बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c हो। तो यहाँ पे c का वैल्यू जो है वो 2a है, a का वैल्यू 1 है, और ये दिया है कह रहा है कितना 8, तो 2 से इसको कटा दीजिए 4, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऑप्शन में कहाँ पर 4 है, ऑप्शन नंबर ए में जो है वो 4 है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ये +4 है। 26 नंबर क्वेश्चन दिए, कहता है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। देखिए -1 हो इसका मतलब है कि x बराबर -1 है। अब जब इसको इधर लाइएगा तो x + 1 = 0 हो जाएगा, यानी x + 1 जो है इसका गुणनखंड होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं 27 नंबर सवाल का निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है। फार्मूला क्या होता है, a × x² - अल्फ़ा + बीटा + अल्फ़ा × बीटा, ये होता है द्विघात व्यापक रूप। तो शून्यकों का योग -3 दिया, मतलब -1 + x² + 3x, और शून्य का गुणनफल 2 दिया है तो 2, तो ये हो जाएगा x² - 3x + 2। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल लेते हैं। 28 करा यदि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ना के शून्यक हो तो अल्फ़ा बीटा का मान होगा, अल्फ़ा × बीटा का मान होगा। अल्फ़ा × बीटा का मान जो होगा वो होता है -d/a। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 का था बहुपद एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 अगर इंटू करते हैं y पर 5 प्लस 4y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y का तो घात क्या होगा। तो घात जैसे होता है उसको ऐड करते हैं सबसे अधिकतम, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 30, यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो x और y का वैल्यू क्या होगा, ये कहा जा रहा है। आप इसको शॉर्ट ऐसे ऑप्शन देकर भी बना सकते हैं कि ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे जिसमें 12 आएगा। अगर x का मान हम रखते हैं 4 और y का मान 0 लेते हैं तो 4 तिया 12 और 0 12 बचेगा, 4 चौका 16 और 5, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आ रहा है जहाँ x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगी। अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या 3r है, उसकी परिमिति होगी। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है, अर्धवृत्त की परिमिति जो है वो होता है πr प्लस 2r। तो यहाँ पर हो जाएगा 3πr प्लस 6r, तो 3πr प्लस 6r कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा कैसे होता है, देखिए अर्धवृत्त हम इसको कहते हैं, ये अर्धवृत्त, ये व्यास हो जाता है और ये आधा वृत्त का πr, क्योंकि पूरा वृत्त का होता है 2πr और प्लस इसका होता है 2r, तो ये हो गया। अब यहाँ पर 3r है तो r की जगह 3 रखेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6r और यहाँ 3πr, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। आइए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो प्रायिकता का वैल्यू है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए 0.7 जो है वो 1 से छोटा है, 2.5 जो है 1 से बड़ा है, 75% जो है वो क्या है 1 से छोटा है, 4/5 भी 1 से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि 2.5 जो है वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 33 नंबर देखिए क्वेश्चन, करा यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ सही है कि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। ये इसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सॉरी, पूरक घटना है, पूरक घटना उसको कहते हैं जो दोनों मिलकर 0 के इक्वल हो जाए, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो 2 नहीं आने पर कोई 5 संख्या आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, एक पासा फेंकने पर 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता है। अब करा 2 नहीं आने से इनमें से कोई 5 आ सकता है और टोटल 6 है, तो ये हो जाएगा 5/6, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की गड्डी में से अदृश्य एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। देखिए बादशाह जो है टोटल 4 होता है, लेकिन काले रंग का तो 2 होता है और टोटल 52 है, तो 2/52 करेंगे, यानी 2 अगर 52 करते हैं तो कट के आएगा 1/26, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, यदि 24 27 28 31 34 1 37 40 42 45 50 की बाध्यता 35 हो तो x का मान होगा। देखिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में आपको लिखना है, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे 24 27, ये आरोही क्रम में लिखा, ये पहले से गिन लेते टोटल कितना है 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है तो 12, तो 12 के बाद कितना होता है, 12 का आधा 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी x बराबर कितना आ जा रहा है 35। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। संचय बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। देखिए आप लोग अगर ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि माध्य निकालने के लिए हमें संचय बारंबारता की आवश्यकता नहीं है, बहुलक निकालने के लिए नहीं है, किसके लिए है, तो माध्यिका निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या होगा इसका, तो कह रहा है कि कौन सा इसमें सही है वो चीज़ बताना है आपको। 3 गुना माध्य प्लस 3 गुना माध्यिका माध्य बहुलक। 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य बराबर बहुलक होता है, प्लस 2 गुना माध्य बराबर क्या होता है, बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 गुना माध्य करेंगे, 3 गुना माध्यिका, माध्य उधर घटाएंगे, नहीं ये माइनस में आ रहा है। यहाँ पर देखिए अगर 3 गुना हम माध्य करेंगे, 3 गुना माध्य और 3 गुना माध्यिका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको घटाएंगे एक माध्यिका इधर लाते हैं तो ये माइनस में हो जा रहा है। आपको इसको सॉल्यूशन करना है, जो फार्मूला होता है वो हम आपको बताते हैं कि आखिर संबंध का फार्मूला क्या होता है। संबंध का फार्मूला जो होता है वो होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य बराबर बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य बराबर बहुलक। फिर से रिपीट करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य बराबर बहुलक, ये होता है संबंध माध्य, माध्यिका और बहुलक में। ऑप्शन ये सही हो जाएगा क्योंकि इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो वो आ जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए 39 का रहा है कि निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। बहुत ही आसान सवाल है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे हार्ड रहता ही नहीं है। एक आध दांत सवाल दे दिया कैलकुलेशन करने के लिए, अगली वाली बात है। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। इसकी है 15, इसकी 20, इसकी 45, इसकी 15, इसकी 25, तो सबसे ज़्यादा किसकी है 20 और 30 की। तो माध्यिका वर्ग बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा 20 से 30। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन को देख लीजिए हम, फिर आपको दिखाते हैं। कहता है x + 2, 2x + 3, 4x + 5 था, 5x + 2 का मान 18 है, तो x का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए 2x + x + 4x, तो 2 1 3, 4 3 7, 5 12x प्लस 2 3 5, 5 5 10 और 2 12, बेटे टोटल कितना है 1 2 3 4, 4 है, बराबर कर रहा 18। अगर 12 हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x + 1 बराबर 18। अब देखिए ये 4 से कटेगा, 4 3 12, अब ये 3 से कट गया, 3 6 18, तो x बराबर कितना आ गया 6 - 1 बराबर 5, तो x का वैल्यू 5। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अब लास्ट है, हम लोग मात्र 10 सवाल और बचा है। आज की जो सेशन है, आज का जो टेस्ट हम आपको लगवा रहे हैं उसमें टोटल हम 50 प्रश्नों को कवर करने वाले थे। जैसे आपका सपोर्ट मिलेगा हम 100 क्वेश्चन भी करवाएंगे। चलिए तो अगला हम सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर है, कह रहा है कि यदि बिंदु आर ए बी बिंदुओं P0 0 और Q0 से मेल रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में कौन सही है, ये पूछा जा रहा है। ये थोड़ा सॉल्यूशन इसको करना पड़ेगा। ऐसे अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो ये बिंदु उसी पर रहेगा क्योंकि मूल बिंदु से ये जो बिंदु है उसमें x का वैल्यू क्या है 0 है, तो इसमें भी x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 देखिएगा तो सरल रेखा x2 और y - 3 का प्रतिच्छेद बिंदु है।
x बराबर 2 और y बराबर -3, ये ग्राफ है ना। आप अगर इस तरह से ग्राफ खींचते हैं, सबसे पहले x बराबर प्लस ए प्लस वैल्यू होता है x का, तो ये 1 2 पर खींच दिए, फिर माइनस वैल्यू इधर से 1 2 3, तो 3 को इसको कट करेंगे, तो जहाँ पर ये कट होगा वो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये 2 है और ये 3 है, तो क्या हो जाएगा -2 और -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 42। प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, x बराबर 2 और y बराबर -3 का, तो y बराबर -3 का ये ग्राफ हम खींच रहे हैं, x बराबर +2 का ग्राफ हम खींच रहे हैं, तो जहाँ पर दोनों प्रतिच्छेद करेगा उसका वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, यदि 10⁻⁵ 18 का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, 15 का 225 होगा और 8 64, तो 225 और प्लस 64 289, मतलब 17 हो गया किसका मान, h का। तो फार्मूला होता है साइन थीटा का p/h, तो p का वैल्यू है 15 और h का वैल्यू था 17, तो 15/17 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल लेते हैं 44, कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा और 6 हो, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ये सवाल जो है आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद इसको आप बना पाएंगे। ऐसे हमको एक फार्मूला याद होता है, क्या वो भी देख लीजिए, शॉर्टकट फार्मूला जो है वो हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी का वैल्यू दिया और हमसे अगर कोई पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस बी के जिससे मान लो दिया 6, तो 6 का होगा 36 और माइनस 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × tan थीटा, तो 36 में tan थीटा इंटू cot का वैल्यू 1 होता है, तो 2 × tan थीटा, तो 36 में 2 घटे कितना बचेगा 34 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 45 देखा तो दी साइक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 और 0 हो, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, वो देखिए सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या -1, तो अब हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 × सेक थीटा इंटू tan थीटा। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, इसलिए हम सिर्फ ऑप्शन आंसर बताते हैं क्या हुआ था, जैसे कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है कि यदि साइन थीटा √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो 1 + cos थीटा बटे हो गया साइन थीटा। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो एक तरीका और भी है निकालने का, क्या तरीका है, तो साइन थीटा बराबर इतना है तो हम जानते हैं p/h होता है, तो b का वैल्यू क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 यानी 4 - 3 बराबर 1 आ गया, किसका आ गया b का वैल्यू। अब हमको पता है कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा यानी 2/√3 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा b/p यानी 1/√3, तो 2 और 1 3/√3, तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा √3 से √3 बार में यानी वैल्यू √3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा √3। 47 देखते हैं यदि √3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 बराबर 0, तब थीटा का मान क्या होगा।
टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 है बटे √3 कर दिए हैं, तो √3 से √3 बार में ये कैंसिल हो गया। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री का। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक लग रहा है क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा बराबर दे दिया है -√3। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। √3 क्योंकि यहाँ पर √3 है, अगर हम 3/√3 करते हैं तो ये √3 से कटेगा √3 बार, फिर स्क्वायर करेंगे तो √3 का रूट कितना बार रूट करेंगे। यहाँ सिर्फ टेन थीटा होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इसके अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बता दी साइन थीटा और कॉस थीटा और इसका वैल्यू जो है वो 90 और थीटा के बीच में है। तो याद रखिए साइन 45 डिग्री का मान भी √1/√2 और इसका भी कॉस 45 √2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, सबका वैल्यू रख के। जैसे रखते हैं वैल्यू तो इसका आप मान निकाल लेंगे। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये -1। और अंतिम सवाल हम लेते हैं आज के टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है कि टेन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री कोसेक 30 डिग्री है, तो वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, टेन 30 डिग्री का 1/√3, कॉट 60 डिग्री का 1/√3। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/3। तो 1/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर डी। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है वो था 50 प्रश्नों का मैथ का प्रयोग का सेट। आपको कैसा लगा है कमेंट के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, साथ में ये भी कमेंट कीजिए कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इसे देख सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और आप लोगों के लिए इसका सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, अगला और 50 सवाल यानी 100 आपको हम 2 पार्ट में देंगे 100 क्वेश्चन को। आज से क्लास के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट से हम और भी आपके लिए क्लासेस लेकर आएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू।